तो ये हैं हमारे हिमांशु भाई, और आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में इन्होंने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। और चूँकि लॉकडाउन में दिल्ली में फंसे हुए थे, आ नहीं पा रहे थे, जैसे ही अनलॉक 1 शुरू हुआ है और ये यहाँ पे आए हैं, मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, सौभाग्य की बात है कि आज मैं हिमांशु जी के घर पे बैठा हुआ हूँ। और मेरे मन में कहीं ना कहीं था और कि मैं इनसे थोड़ा सा साक्षात्कार करूँगा। तो पहला सवाल हिमांशु भाई आपसे कि जब आपको पता चला था कि आप होम स्टार के विनर हैं, तो कैसा महसूस किया था आपने? सबसे पहले राजेश भैया आपको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे पास आए और इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। देखिए, ये मेरे लिए एक अच्छी अचीवमेंट है। जब मैंने ये सुना कि मैं विनर बना और जब मैंने पार्टिसिपेट किया था इसमें, तो कभी मतलब उस टाइम पे मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि हाँ मैं जीतूंगा, लेकिन इच्छा थी जीतने की। तो ऐसा कुछ मतलब पहले से था नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि मैं जीतूंगा, मैं अच्छा करूंगा इस मतलब कॉन्टेस्ट के थ्रू। तो फिर जिस दिन रिज़ल्ट अनाउंस होना था, तो मैंने बस जब वो चीज़ें मेरे कानों में आई, वो आवाज़ कि हाँ यू आर द विनर, तो मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो उठा और मेरे आंखों में आंसू थे कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए अभी इस लेवल पे मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आगे और भी सारी अचीवमेंट करनी है, और भी ऐसे भावुक होने वाले पल ज़िंदगी में और आएंगे। तो बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, आप लोग अपना प्यार देते रहिए। हाँ, तो हिमांशु भाई, मैं 10 सवाल लाया हूँ और सवाल तो मेरे मन में बहुत उमड़ रहे हैं, लेकिन 10 सवाल एक शुरुआती इंटरव्यू के लिए काफ़ी होते हैं। तो मेरे मन में था कि जब भी मैं मिलूँगा, जब आपने सफलता हासिल की थी, तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब वो पल आए जब मैं आपसे मिलूँ। तो वो पल ईश्वर कहीं ना कहीं सुन रहे थे और बहुत ही जल्द वो पल मुझे मिला। तो दूसरा सवाल कि हम चूँकि मोहिउद्दीन नगर में हैं और आपका मूल निवास भी रमैया भदैया और ये सब मोहिउद्दीन नगर में ही पड़ता है, तो जब आप यहाँ अपने घर पे आए हुए हैं, उन दिनों जब आप विनर हुए थे, तो मोहिउद्दीन नगर के आसपास के जितने भी समाचार पत्र थे, इवन कि ज़िले का, सभी पत्रों में प्रमुखता से आपकी खबर छपी थी और हम लोग पढ़ते थे तो बड़ा गौरव महसूस करते थे। आप बताइए कि आप कैसा रिएक्ट आप किए थे जब आपको मालूम पड़ा कि आपके घर में हर आदमी के हाथ में वो दैनिक पत्र हैं और सब में आप ही आप हैं? कैसा लगा था आपको? देखिए, ये बहुत खुशी के पल होते हैं ये सारे, और मैं हर किसी परिवार में हर जितने भी लोग हैं उन सभी परिवार के लोगों के मेंबर के नाम ऐसे आए और हर परिवार ऐसे इस तरीके से खुश हो, मैं यही कामना करता हूँ। देखिए, उस दिन मैं पहले भी पेपर में आ चुका हूँ, लेकिन उस दिन एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिला था, तो उस प्लेटफॉर्म को मैंने जिस तरीके से निभाया और उस चीज़ को यूटिलाइज़ किया, मुझे बहुत ही खुशी हुई। कि कई बार तो पहले ऐसा हुआ था कि मेरी खुद की कुछ अचीवमेंट होती थी तो मुझे फ़ोन करके बताना पड़ता था। ये फैक्ट है, प्रैक्टिकल बात है, तो मैं यहाँ पे आपसे कुछ झूठ नहीं बोलूँगा। ये प्रैक्टिकल था कि मैं बहुत सारे जर्नलिस्ट को, पत्रकार जी को मैं बोलता था कि मैंने ये अचीव किया है, आप प्लीज़ इसको प्रकाशित कीजिए, इसको आप पब्लिश कीजिए। तो उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस कॉन्टेस्ट के थ्रू सभी लोगों ने अपने आप से मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 सवाल तो दर्शकों आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं निश्चित रूप से। जहाँ तक भी मैं अपने इस वीडियो को पहुँचा पाऊँगा, आप देख रहे हैं। तो 8 सवाल और हैं और आपके अंदर भी कौतूहल का विषय बन रहा होगा कि अगला सवाल क्या है हिमांशु भाई से। तो मैं जो हर गायक से कोई ना कोई इंटरव्यू में, हर किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपके रोल मॉडल, यानी कि आपके मनपसंद गायक कौन रहे और घर में किन की छाप आप पर सबसे अधिक पड़ी? देखिए, मैं बचपन से रफ़ी जी और सोनू जी को सुनता आया, मतलब, और आप कह सकते हो कि इस टाइम पे यंग हूँ तो मैं सोनू जी को मैं ज़्यादा मतलब सुनता हूँ और उनको ज़्यादा मानता हूँ। लेकिन रफ़ी जी के गाने में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं।
और वो सीखना आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे ले जा सकता है, आपको बहुत आगे ले जाता है। तो मैं यही, मेरे लाइफ में ये दो महान हस्ती हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और वो तीसरे सवाल में ही है कि घर के अंदर जो मेंबर हैं उनमें सबसे अधिक छाप आपके ऊपर, जहाँ तक कि मैंने आपके लाइव जो प्रोग्राम्स हैं उसमें भी मैंने सुना है, और मैं आपसे 2003-04 से जुड़ा रहा हूँ, तो भी मैं जानता हूँ उन दिनों भी अखबार की सुर्खियों में आप रहते थे, लेकिन तब आप एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी थे और आप माँ के सानिध्य में रहे हैं। तो क्या इस सवाल का जवाब मैं मानूं कि माँ ही है जिनकी छाप आप पे सबसे अधिक पड़ी है? इसको मानना नहीं पड़ेगा, ये हकीकत है। क्या ये हम मान नहीं सकते। जो चीज़ें बचपन से मैंने अपनी माँ से लिया है वो मैं उसको कभी मान के नहीं चल सकता। वो एक हकीकत है। क्या बचपन से ही उनके सानिध्य में रहा, उन्होंने सिखाया, जितना भी सिखाया, आज जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से। दर्शकों, बहुत जल्द मैं आपको इनकी माँ से भी रूबरू करवाऊंगा। आप सांसें थाम कर बैठे रहिए, सांसों को बांध कर और जमे रहिए। तो ये चौथा सवाल मेरी ओर से है कि जैसे अभी तो आपने शुरुआत की है, वैसे मैं कहूँ कि 2003 से ही आप मुझे पता है कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट आप प्रखंड नहीं, ज़िला नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर भी आपने नाम कमाया था। वो दूसरी चीज़ है कि आप सिद्धांत से आपने, और नहीं आपकी मम्मी ने, जो कि मेरी भी गुरु माता रह चुकी हैं और एक शिक्षिका भी हैं, अभी अवकाश प्राप्त हैं, कि उन्होंने भी कभी सिद्धांत से समझौता नहीं किया, और कहीं भी जहाँ पे उनको लगता था कि शायद यहाँ पर प्रतिभा के साथ नया नहीं होगा तो वो वहाँ पे नहीं जाती थी और आपको नहीं लेकर जाती थी। बावजूद इसके आपने खूब नाम कमाया है और आप भी कमाएंगे। तो आप यह बताइए कि अभी जो आपको सुन रहे हैं या आपके जो प्रशंसक हैं, शुरुआती दौर है आपका, अभी लंबा जीवन बचा हुआ है आपके लिए, तो आप अपने दर्शकों के लिए, अपने प्रशंसकों के लिए क्या कहिएगा जो इस लाइन में आना चाहते हैं? देखिए, जो लोग म्यूज़िक में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मेरा जो कैरियर है वो म्यूज़िक में बने, तो आपको कहीं ना कहीं सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस संगीत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके पास धैर्य नहीं है तब तक आप संगीत नहीं सीख सकते। दूसरी बात ये कि मैं सभी लोगों से कहूँगा कि सही शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, खास करके हर एक सब्जेक्ट में, हर एक विषय में आपको जब तक सही जानकारी नहीं मिले तब तक आप उस चीज़ को बहुत गहराई से नहीं जान पाते। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं सभी जितने भी लोग जो संगीत में आगे निकलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उन सभी लोग को मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग सीखिए और ऐसे गुरु ढूंढिए जो आपको टाइम दे सकें। आज की डेट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि नाम के पीछे भाग रहे हैं। राशिद खान जी के पास जाएंगे, उल्लास कशालकर जी के पास जाएंगे, ये बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल में। तो ऐसे लोगों के पास लोग ज़्यादा भागने की कोशिश करते हैं, और वहीं पे उनकी मिस्टेक ये हो जाती है कि उन लोगों के पास, उन महान लोगों के पास अपने लिए टाइम बहुत कम होता है। उनको सुनने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और सुनते हैं, तो इसलिए उनको सिखाने के लिए बहुत कम टाइम मिल पाता है। तो सीखना जिनको है, वो जिनके पास नाम भी नहीं है, बहुत सही जानकारी मिले, वहाँ भी जाके सीखें। बहुत अभी जैसे आप भी बिहार की प्रतिभा हैं, और अभी पिछले 14 जून को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। तो ऐसे प्रतिभाशाली, क्षमतावान लोग भी इस तरह का एक कायराना, हालांकि मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूँ, हम भी काफ़ी उन्हें मिस कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से मुझे कहीं ना कहीं मेरी आत्मा कहती है, मेरा मन कहता है कि शायद उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो प्रतिभाशाली आप भी हैं, तो प्रतिभाशाली लोग अगर ऐसा करते हैं, तो ऐसे प्रतिभाशाली लोग जो संघर्ष में हार जाते हैं, अपने आप को इस तरह से झोंक देते हैं, आत्महत्या तक को चुन लेते हैं, क्या कहिएगा उन प्रतिभाशाली शख्सियतों को? जी देखिए, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत जी की बात है, मुझे नहीं लगता था कि उनको कुछ करना चाहिए था ऐसा, क्योंकि उनके पास बहुत ऐसे रीजंस थे जिससे वो खुश रह सकते थे। हाँ जी। आपने इतने अच्छे टैलेंट को आपने पूरी दुनिया में दिखाया। हाँ जी। और इतना नाम कमाया आपने, हमारे बिहार का नाम रोशन किया। जी बिल्कुल। उनके पास बहुत सारे रीज़न थे कि वो खुश रहें। आपको जितना डिप्रेशन था वो मेरे ख्याल से बहुत
मतलब ना के बराबर आप खुद से अपने बिहाफ पे कर सकते थे। जी आप अपने फ्रेंड्स के पास बात कर सकते जी। थे, अपने परिवार के साथ बात जी, कर सकते बिल्कुल। थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो किया मुझे भी बहुत बुरा लगा और आज भी बुरा लगता है और लग रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोग को एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हाँ जी, तो ये तो 5वां सवाल था मेरा। छठा सवाल मेरा है कि अभी रिसेंट मैथिली ठाकुर जी ने भी कहा कि मैं बॉलीवुड में के लिए नहीं गाऊंगी और आप भी कहीं ना कहीं उस मकाम तक पहुंचेंगे, तो क्या आपने भी कुछ इस तरह का निर्णय किया है भविष्य के लिए? कि चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं अश्लीलता और भ्रष्टाचार का बाजार बनकर रह गया है। अब वहाँ पे प्रतिभाशाली लोगों की कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि प्रतिभा की कद्र वहाँ पे नहीं रह गई है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हालांकि अभी तक तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ और जैसी बात अभी बॉलीवुड के लिए कही जा रही है, कहीं ना कहीं सभी लोग को ऐसा लग रहा है, तो ठीक है। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है इस चीज़ को लेके, हम सलमान खान को बायकट करें, करण जौहर को बायकट करें, चाहे XYZ जिनको भी बायकट करें, हमें गलत चीज़ों को बायकट करना है। हाँ जी बिल्कुल। जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको बायकट करेंगे जी। हम बॉलीवुड का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहाँ देयर इज सो मेनी थिंग्स, उधर बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड भी लोग हैं जो वहाँ पे उनको बॉलीवुड से काम मिल रहा है, उनका घर चल रहा है, उनका नाम है, अच्छे लोग भी हैं, जैसे सोनू निगम सर हैं, वो लोग भी हैं। लेकिन हमें किस चीज़ को हटाना है, किस चीज़ को दूर करना है जी। कि जहाँ पे टैलेंट सरवाइव कर सके, जी। वो चीज़ है गलत। और गलत क्या है, नेपोटिज्म जो है, उस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। और ये पूरे भारत की जनता से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो गलत चीज़ें हो रही हैं बॉलीवुड में, इस चीज़ को ख़त्म करना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेहतरीन जवाब दिया कि जो गलत चीज़ें हैं हमें उनसे दूरी बनानी है, हमें उनसे नफरत करनी है। ऐसा नहीं कि हम बस आंख मूंद कर बायकट 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 में पड़े। तो ये रहा 7वां सवाल। कहते हैं कि हर किसी की सफलता के पीछे कहीं ना कहीं किसी स्त्री का हाथ होता है, किसी नारी का हाथ होता है, वो माँ के रूप में, बहन के रूप में, जीवन संगिनी के रूप में। तो दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि ये जो सामने शख्सियत बैठे हैं, इन्होंने भी अपना प्रेम विवाह किया है। तो क्या आपके जो आपके जीवन में आपकी जो आप कहें कि जीवन संगिनी जो हमनवा हैं, आप उनके बारे में कहें कि किस तरह से जब आप प्रयास कर रहे होते हैं और फिर आपका एक मुकम्मल परिवार है, तो क्या रोल रहा है जीवन संगिनी का आपकी ज़िंदगी में? देखिए, जो रियाज का समय होता था, हाँ जी, तो रियाज के समय में एक्चुअली मेरी जो वाइफ हैं उनको उतना आइडिया नहीं है संगीत का, तो वो एंजॉय करती थी और उन्होंने 1-2 लिरिक्स भी मेरे लिए लिखे हैं, जिस गाने को मैंने रिकॉर्ड भी किया है। बहुत प्यारा गाना है। ओ। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनको इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन उनका भी कभी कभी दिमाग इन सब चीज़ों में, लिरिक्स एंड ऑल में चलता है, तो एंजॉय करती हैं वो भी। अच्छा। तो 7वां सवाल तो ये रहा, और 8वें सवाल में मैं चाहूँगा कि आप 2 शब्द गुनगुनाएं, दर्शक सुनना चाहेंगे। और आपके लिए एक चैलेंजिंग बात मैं रख रहा हूँ, और आप चैलेंज एक्सेप्ट करना बेहतर जानते हैं। आपका जो अभी तक के करियर में ही नहीं बल्कि पूरे जीवन काल में अब तक में जिस गीत ने आपके दिल को बहुत छुआ है, ज़रूरी नहीं कि वो रफ़ी साहब का हो, जो आपके जिनके आप प्रशंसक हैं, सोनू निगम जी का हो, मतलब वह गीत ऐसा हो जिनने आपको काफ़ी टच किया है और आप गाहे बगाहे सुनते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए आप 4-5 पंक्तियाँ गुनगुनाएं। जी हाँ, थोड़ा सा कैमरामैन से मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, क्योंकि हिमांशु जी की जो आवाज़ है वो पूरी तरह से रिकॉर्ड होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाहा सनम तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर
चाहा सनम तुमको चाह के तुम बिन। ऐसा लगता है कि मैं सवालों के घेरे में खामा पड़ा हुआ हूँ, इनका गीत ही सुनता रहूँ। तो शायद मैं आपको बताऊँ, और ये सच्ची बात है, कि ये जो गीत है एक ही साथ इन्होंने 2 लोगों को समर्पित किया है, माँ भी, भाभी माँ भी और जीवन संगिनी भी, सबके 3 लोगों के लिए समर्पित किया है, और चाहने वालों के लिए भी। तो एक ही तीर से कई शिकार किया इन्होंने। तो अभी तक कुल मिलाकर 8 सवाल हुए, और ये 9वां सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, और इसमें आप बोलेंगे कि शायद मैं भी इंक्लूड हूँ। 2003 से गुरु माता जी के साथ, यानी कि हिमांशु जी की माँ के साथ मैं भी जाता रहता था। वो एक सामाजिक हुआ करते थे, समाज सेवी, जी, साक्षरता अभियान, और सूरज बाबू हुआ करते थे समाज सेवी, पल्लवी जी वगैरह उस जत्थे में थी, सब लोग हम लोग जाते थे। 2003 में मैं उन दिनों ग्रेजुएशन का छात्र था, और ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे, प्राथमिक विद्यालय में उन दिनों। लेकिन इनकी जो प्रतिभा थी, मतलब हर जगह लोग सराहते थे। तो मैं आपसे पूछता हूँ, वहाँ भी मैं साथ था। सीने संगीत संसार से जुड़ने में मैं और सीने संगीत संसार के जो सोशल मीडिया के प्रभारी हैं जित्तू भाई, जितेंद्र सिंह जित्तू, वह भी आपके प्रशंसक रहे हैं। और इन बिटवीन 2 गीत, चूँकि आप म्यूज़िक टीचर भी रहे हैं, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि 2 गीत मैंने इनके लिए लिखे थे, और इन्होंने कहा था कि एक गीत को दूसरा स्थान और एक गीत को पहला स्थान इनके इंस्टीट्यूशन में मिला था। तो 2 शब्द आप, चूँकि मैं आपसे जुड़ा रहना चाहता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जुड़ा रहूँगा। हाँ, आप बड़े स्टार बनेंगे, हो सकता है आप कहीं मुझे भूल जाएं, लेकिन मैं तो आपको भूलने वाला नहीं। तो क्या कहेंगे आप कि कैसा लगा था जब इसे, मतलब कहीं ना कि छोटे प्रतिभा के लोग, जब मैंने 2 गीत आपके लिए लिखे थे, और आपके लिए वो गीत शायद क्या आपके लिए, मतलब वो सफलीभूत हुआ था क्या मेरे लिए कि वो? मैं आपको पहले तो ये बात बोलूं कि कुछ भी छोटी प्रतिभा नहीं है। मैं आपके सामने ही बड़ा हुआ हूं, और आप लोग के बीच में ही बड़ा हुआ हूं। सबसे पहली बात तो आप सभी लोगों के बीच में, आप सबके सामने ही बड़ा हुआ हूं, और कोई भी प्रतिभा छोटी नहीं है। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी आपकी, और जब भी मैंने आपको याद किया, आप जो भी वक्त हो, वो रात के 12 बजे हो या सुबह के 4 बज रहे हों, उस वक्त में आप मेरे लिए खड़े रहे, और आपने मुझे बहुत जिस भी तरीके से मैंने आपसे चाहा, उस तरीके से आप मेरे लिए आए। तो जो भी आपने मुझे जो बात कही कि एक स्कूल के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और ये नेशनल लेवल पे जो लिटरेसी का जो कंपटीशन हुआ था, जिस गाने को मैंने कंपोज़ किया था, वो वाकई में आपने जो गाने लिखे, मैं आपके साथ, आपके लिखे हुए गाने के साथ बहुत कंफर्टेबल होता हूँ कंपोज़ करने में। बहुत सारे लोगों ने मुझे दिए थे, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत लोगों को मैंने बोला था कि आप प्लीज़ मुझे लिख के दीजिए, लेकिन ये दोनों गाना जो आपने मुझे लिख के दिया, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता हूँ, बहुत आसानी से कंपोज होता है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 10वां और आखिरी सवाल है कि अभी तो आप छुट्टी बिताने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, तो मैंने दर्शकों से वादा किया था कि 2 पल के लिए हमारी गुरु माता जी और आपकी माँ अवश्य आएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो एक बार आएँ, और दर्शक उन्हें देखना चाहते हैं। तो आइए गुरु माता जी, आप 2 शब्द के लिए, और आप अपने मन से एक सवाल आप पूछेंगे अपने सुपुत्र के लिए। आप आइए, उसका 10वां और आखिरी सवाल होगा। आइए गुरु माता जी। हाँ, तो दर्शकों, जैसा कि मैंने वादा किया था, ये हैं हिमांशु की माँ और हमारी गुरु माता जी। तो 2 शब्द अपने इस प्यारे लाल के लिए कहेंगी आशीर्वचन के रूप में, आशीर्वाद के रूप में। जी हाँ, मैं पहले तो नमस्कार करती हूँ। थोड़ा सा कैमरामैन से मैं चाहूँगा थोड़ा आगे आ जाएं, माता जी की पूरी जो है आवाज़ आनी चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा हिमांशु जो है ऊंची से ऊंची चिड़ियों पर चढ़े, और क्या कहते हैं, अपने आप को आप लोग के बीच में हमेशा आप लोग का मनोरंजन बढ़ाता रहे गीत के द्वारा। जी, बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो माता रानी उधर जा रही हैं, कैमरामैन थोड़ा सा इनको ये कीजिए, आइए।
तो 10वां और आखिरी सवाल है। माता रानी को आप लोगों ने देखा, गुरु माता जी और इनकी जननी नाज है ज़र्रे ज़र्रे को मोहिउद्दीन नगर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश, और मैं समझता हूँ एक दिन देश को भी नाज होगा कि जननी ने किस तरह के लाल को, किस प्रतिभाशाली लाल को जन्म दिया है निश्चित रूप से। तो ये 10वां और आखिरी सवाल है कि मैं कहूँगा कि जो आजकल जो गाने हैं उसमें कहीं ना कहीं अश्लीलता और फुहड़पन बहुत अधिक बढ़ गया है। आप जब उस मकाम पर पहुँचेंगे, जब इंडस्ट्री में आपका नाम होगा और होना शुरू हो गया है, तो फिर क्या कुछ आप अंकुश लगाना चाहेंगे या फिर आपको लगा कि नहीं कमर्शियली हिट है तो हिट है? नहीं, देखिए मैं आज से ही मैं बहुत टाइम पहले से ही सोच रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ना हो, खास करके हमारे भोजपुरी लैंग्वेज को लेके। हाँ जी। यहाँ पे लोग बिना सीखे हुए आज की डेट में बहुत ज़्यादा नाम कर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से, और वो जो आपने शब्द बोला अश्लीलता, उसकी वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। गाने में आप देखोगे यहाँ पे हमारे बिहार का फोक इस तरीके का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपके हर एक लिरिक्स के साथ मैं कंफर्टेबल होता हूँ, और आपने एक बहुत बेहतरीन लाइंस लिख के दिया था। मैं घर की शान हूँ, नारी हूँ, सम्मान हूँ, मैं घर की आन हूँ, नारी हूँ, सम्मान हूँ, मैं घर की शान हूँ, नारी हूँ, सम्मान हूँ, मैं घर की आन हूँ, नारी हूँ, सम्मान हूँ। ये कंपोज करने में इतना प्यारा लगा मुझे, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की, सरगम डाले, बच्चों को सिखाया, बच्चों ने भी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करके गाया। और ये अभी इसी साल 2019 में इस गाने ने सेकंड प्राइज लिया है दिल्ली में लिटरेसी के लिए। तो और एक और आपने गाना कराया था, वो उसमें वो साक्षरता के लिए था, उस गाने को प्रथम स्थान मिला। क्या क्या नारी सशक्तिकरण में इसको सेकंड स्थान, और साक्षरता के लिए जो था उसके लिए फर्स्ट। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी बता रहे थे कि जो ये फुहड़पन और तमाम चीज़ें, जो वल्गैरिटी और अश्लीलता जो समाहित है आज के, न सिर्फ भोजपुरी में तो खैर अश्लीलता बहुत अधिक है, लेकिन हमारे हिंदी गाने भी अछूते नहीं रहे हैं। तो जब आप उस वहाँ पे पहुँचेंगे उस इंडस्ट्री में जहाँ तक आपको पहुँचना ही है, तो फिर क्या कहना चाहेंगे आप उन म्यूज़िक कंपोज़र को और लिरिक्स राइटर को? देखिए, मैं आज के डेट में जो बातें हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि अगर मुझे कोई सुन रहा है तो वो है जनता। हाँ जी। जनता जनार्दन है इन सब चीज़ों के लिए। हाँ जी। तो जो चीज़ हम बना के दे रहे हैं लोगों को, जनता वही चीज़ें सुन रही है। हाँ जी। तो मैंने हमेशा से ये अपने दिमाग में रखी है बात, चाहे वो हमारे स्टेट के फोक सॉन्ग्स को लेके हो, चाहे हिंदी गाने को लेके हो, कि जो अश्लीलता है और जो भी फुहड़पन है गानों में, वो चीज़ें ना हो। और मैंने हमेशा से इन सब चीज़ों को अवॉइड किया है आज तक जी। तो मैं यही आगे भी कंटिन्यू रखूँगा, कभी भी गलत चीज़ों को आगे रिप्रेजेंट नहीं करूँगा लोगों के बीच में। ये मेरी सबसे बड़ी एक कह लीजिए प्रतिज्ञा है, या मुझे इस बात का घमंड है। आप जिस भी तरीके से इस बात को लें, मैं इस चीज़ पे हमेशा स्टेबल रहूँगा कि मैं किसी भी अश्लील चीज़ों को और जो बेकार म्यूज़िक आप कह सकते हैं, उन सब चीज़ों को कभी बढ़ावा नहीं। चलिए, तो 10 सवाल मेरे पूरे हुए। तो चलते चलते अभी आप लाइव आप देख रहे थे, आप अपने चहेते कलाकार को आपने सुना, उनके 10 सवालों को का जवाब दिया इन्होंने। आप इसे अधिक से अधिक आप इसे देखें, इन्हें करीब से जाने, इस वीडियो को देखें। और बस चलते चलते 2 शब्द मैं कहूँगा अपने हिमांशु के लिए। कैमरामैन थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इनकी बेहतरीन स्माइलिंग देख रहे हैं, मुझ पे नहीं, ये हिमांशु पे, ये स्टार हैं। मैं तो बस सिर्फ एक ज़माना था जब थोड़ा बहुत कहीं पे गया था, लेकिन वहाँ मैं सक्सेसफुली हुआ नहीं, आप जानते हैं। लेकिन खैर, तो हिमांशु के लिए 2 शब्द कहूँगा कि अजनबी नहीं आशना सा लगते हैं, अजनबी नहीं आशना सा लगते हैं। हिमांशु भाई, आप खुदा तो नहीं है मगर खुदा सा लगते हैं, खुदा सा लगते हैं। तो बस तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया
तेरा मेरा अफसाना। तो ये थे एक्स रेडियो प्रेजेंटर विविध भारती राजेश कुमार सिंह, और उनके साथ आप स्टूडियो में थे हमारे हिमांशु। जी हाँ, आपके चिर परिचित, आपके चहेते हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद।